इंडिया का पहला मॉडर्न रिटेल एक्सपेरिमेंट। Future Group Satatsu, the big project you're undertaking. And I believe that's going to be about 10,000 stores by 2022. जिसे मिडिल क्लास ने अपना घर समझा। अच्छा मिलता है, एट ए टाइम पे मेरे को कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता है और डिस्काउंट भी काफ़ी मिलता है। और एक ऐसा ब्रांड जिसे MBA कॉलेजेस अपने कॉलेजेस में एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया करते थे। आइडिया थी कि कैसे शॉपिंग को डेमोक्रेटाइज किया जाए, कैसे हर आदमी जो उसका एक मेन मिशन था। हमने एक लाइन लिखी थी, हाउ कैन ऑर्डिनरी पीपल बाय व्हाट रिच कैन अफोर्ड। तो वही बिग बाजार जिसने इंडिया के पूरे शॉपिंग कल्चर को बदल दिया, आखिर कैसे वो अपनी ही स्ट्रेटजीज के नीचे दब गया। वही कंपनी जो सबसे सस्ते का नाम लेकर पूरे देश भर में फैल रही थी, आखिर कैसे अपने ही कैश और डेट के ट्रैप में फंस कर वो गिर गई। किशोर बियानी के स्वामित्व वाले देश भर में मौजूद ज्यादातर बिग बाजार स्टोर बंद हो चुके हैं और अब सिर्फ 30 स्टोर ही चालू हैं। आज के NGRX के पहले एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे बिग बाजार की स्टार्टिंग हुई और इसने कैसे राइज किया और कैसे अपने बिजनेस को ग्रो किया और आखिर लास्ट में कैसे ये कोलैप्स कर गया। किशोर बियानी जी की शुरुआत किसी MBA कॉलेज से नहीं हुई। इनकी शुरुआत हुई अपने ही घर के फैमिली बिजनेस से। इनकी फैमिली कपड़ों की ट्रेडिंग किया करती थी और उसी फैमिली बिजनेस से इन्होंने सीखा कि अगर रिटेल मार्केट में टिकना है तो होलसेलर बनने से काम नहीं चलेगा, हमें रिटेलर की साइकोलॉजी समझनी पड़ी। 1987 में सिर्फ 23 साल की उम्र में किशोर बियानी जी ने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया, मेंस वियर प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी पैंट्स और ट्राउजर्स बनाती थी, तो इन्होंने अपना पहला ब्रांड लॉन्च किया, पेंटालून्स मेंस वियर। 1990s में पेंटालून्स एक फास्ट ग्रोइंग ट्राउजर ब्रांड बन रहा था, लेकिन किशोर बियानी जी यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिया का जो शॉपिंग मार्केट है वो बदलता जा रहा है। यूथ फैशन चाहता है, मॉडर्न प्रोडक्ट्स चाहता है, लेकिन मार्केट में मॉडर्न रिटेल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। 1997 में बियानी जी ने अपना पहला बोल्ड स्टेप लिया। इन्होंने अपना पहला सबसे बड़ा एक रिटेल स्टोर खोला, 10,000 स्क्वायर फीट की एक लाइफस्टाइल शॉप। स्टोर अच्छे से चलने लगा, बट बियानी जी का माइंड यहीं पर नहीं रुक गया। उन्होंने सोचा कि इंडिया को एक मॉल नहीं चाहिए, इंडिया को चाहिए मंडी प्लस रिटेल का कॉम्बिनेशन। उन्होंने इंडिया के रिटेल मार्केट को डीपली स्टडी किया, जो मंडी का वॉल्यूम होता है और जो किराना स्टोर्स का जो ट्रस्ट होता है और जो ऑफर्स के एक्साइटमेंट होते हैं, इन सबको उन्होंने डीपली एनालाइज किया। उन्होंने एक चीज पहले ही समझ ली, अगर इंडिया में रिटेल का रेवोल्यूशन लाना है तो उन्हें ऐसा स्टोर खोलना होगा जहां पर पूरा मास इंडिया शॉपिंग करे। और 2001 में इसी विजन पर बेस्ड उन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला बिग बाजार। लॉन्च करने के सिर्फ 3 साल में बिग बाजार इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चेन बन गया। क्यों? क्योंकि बियानी जी ने इंडियन मिडिल क्लास को वो दिया जो किसी ने नहीं दिया, एक ही रूफ के नीचे सब सामान। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। किशोर बियानी जी का विजन तो बड़ा था, लेकिन जो इंडिया का रिटेल मार्केट था ये उनके अगेंस्ट था। बट क्या उस समय पर रिटेल के जो ये मॉल्स होते थे ये बनाना सिंपल था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस टाइम पर कोई लॉजिस्टिक था ही नहीं, उस टाइम पर कोई सिस्टम नहीं था और कोई सप्लायर्स नहीं थे। और जो इंडियन का मिडिल क्लास था उसे ऐसे मॉल वाले शॉपिंग की आदत नहीं। और सबसे अलग चीज, बिग बाजार का जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल ही अलग था। जो होलसेलर्स थे वो बोलते थे कि इतना बड़ा स्टोर इंडिया में चल ही नहीं सकता, और रिटेलर्स बोलते थे कि ये मंडी और मॉडर्न रिटेल का मिक्स कैसे चलेगा। और जो कंपेटिटर्स थे वो सोच रहे थे कि मिस्टर बियानी जी एक ओवर एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि बिग बाजार चला ही नहीं, बिग बाजार एक फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चेन बना। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी जो इंडियन बिजनेसमैन ने यूज नहीं की और मिस्टर बियानी ने यूज की और वो एक रिटेल किंग बन गए। और दूसरा, ये ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से लोग बिग बाजार में लाइन लगाकर शॉपिंग करते थे। अब आता है ईयर 2000। ये साल इंडिया की इकोनॉमी को नहीं बदल रहा था, बल्कि इंडिया के लोगों के सपने बदल रहे थे। लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया ने कुछ ऐसा एरा देखा कि लोग बोल रहे थे कि अब हम भी कुछ कर सकते हैं। ईयर 2000 में इंडिया की GDP लगभग 5.3% थी
और 2003 में ये बढ़कर 7.5% हो गई। 2003 से लेकर 2010 तक इंडिया ने 9% जीडीपी ग्रोथ का स्वाद चखा और इसी ग्रोथ के बीच में एक नई चीज का जन्म हो रहा था, वो था इंडियन मिडिल क्लास। पहली बार इंडियन मिडिल क्लास के पास पैसा था, चॉइसेस थी और सपने थे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि लोगों का खुद पर खर्चा हर साल 7% से जंप कर रहा था। जहां पर ईयर 2000 में हाउस होल्ड वुमेन्स का खर्चा नॉन फूड प्रोडक्ट यानी कि जो फूड के अलावा प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर 52% था और 2010 आते आते यही हो गया 59%। यानी कि इंडियन सब खाने से ज्यादा अपने लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स पर खर्चा कर रहे थे। 2004 से लेकर 2009 के बीच इंडिया का फाइनल प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर 19 लाख करोड़ से बढ़कर हो गया डायरेक्ट 26 लाख करोड़ और इसमें से 16.6 लाख करोड़ डायरेक्ट रिटेल ट्रेड से आता था। तो दोस्तों ये वही टाइम था जहां पर इंडिया की शॉपिंग मंडी से निकलकर एक मॉडर्न रिटेल सिस्टम की तरफ भाग रही थी। 2011 में अपैरेल्स का मार्केट साइज 1.9 लाख करोड़ रुपीस था और अगले साल ये इससे भी डबल होने वाला था। जो कंपटीशन था वो इतना फ्रेगमेंटेड था कि जो 40 ब्रांड्स मिलकर भी मार्केट का सिर्फ 10% शेयर ही रखते थे और यही गैप और यही वैक्यूम एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा था। इसका सीधा मतलब ये था कि इंडिया रेडी था एक मॉडर्न रिटेल सिस्टम के लिए, बस जरूरत थी तो एक ऑपरेटर। लोग कपड़े ज्यादा खरीदने लगे, यूथ टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में एक्सप्लोर कर रहे थे। लोग कंफर्ट को, वेराइटी को, इनको ज्यादा चूज कर रहे थे। जो मॉल कल्चर था वो तो शुरू हो चुका था लेकिन ये शुरुआत में काफी ज्यादा महंगा था और जो मंडी कल्चर था वो तो आउटडेटेड था। लेकिन जो फॉरेनर कंपनीज थी जैसे कि ज़ारा, अरमानी, हुगोज ये भी इंडिया में एंटर कर रही थी और इस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के बीच में एक आदमी ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया, वो थे मिस्टर किशोर बियानी। उनका बिलीफ ये था कि इंडिया अभी पूरी तरीके से मॉल कल्चर के लिए रेडी नहीं है तो उनको मंडी को एक मॉडर्न रिटेल सिस्टम में तब्दील करना होगा और यहीं से ही बिग बाजार पैदा हो। जिसका फाउंडेशन था ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। जो मंडी का प्राइस होता था वो आपको यहाँ पर मिल जाता था और जो मॉल का एक्सपीरियंस होता था वो भी यहीं पर मिल जाता था और जो फेस्टिवल का सारा डिस्काउंट होता था वो भी यहीं पर मिल जाता था। एक ही छत के नीचे कपड़े, किराना, शूज, लाइफ स्टाइल सब कुछ। इंडियन मिडिल क्लास को सबसे सस्ता चाहिए था बट मॉडर्न फील के साथ और जो मॉल्स थे वो काफी ज्यादा महंगे थे और जो मंडी था वो आउटडेटेड था। और तीसरा रास्ता जो लोगों के सामने आ रहा था वो था बिग बाजार। सोचो एक ऐसा स्टोर जहां पर मैं और आप जैसे लोग दाल, राइस और जो लाइफस्टाइल का सारा सामान होता है वो खरीद सकते हैं। लेकिन जो बिग बाजार था वो भी यही था और ये एक सिंपल सा दिखने वाला बिग बाजार इतना सिंपल था नहीं, इसका जो रेवेन्यू मॉडल था वो बिल्कुल ही अलग था। जो नंबर 1 है वो था प्रोडक्ट सेल। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। जो दाल, राइस और जो भी लाइफस्टाइल का सामान होता है वो ये हमको बेचते हैं और ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और नंबर 2 है प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो ये इनके खुद के प्रोडक्ट हैं उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आप पहले कभी बिग बाजार गए हो तो आपको क्लीन मेट और फ्रेश एंड प्योर जैसे कुछ ब्रांड्स दिखते होंगे। ये इसके खुद के ब्रांड्स होते हैं और ये खुद प्राइवेट लेबलिंग करके उनको मैन्युफैक्चरिंग करता है। और नंबर 3 है ब्रांड से पैसा, यानी कि आप कभी भी किसी भी मॉल में गए हो या फिर आप बिग बाजार में गए हो तो आपने वहां पर काफी सारे सेल्स देखे होंगे और उन पर प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, टॉप कंपनीज के प्रोडक्ट रखे होते हैं। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, अपने आप को टॉप पर दिखाने के लिए, कस्टमर की नजरों में अपने आप को फ्रंट में लाने के लिए ये बिग बाजार जैसे मॉल्स को पैसा देती हैं ताकि ये अपने प्रोडक्ट्स को फर्स्ट सेल्स में या फ्रंट में रख सके और ये बिग बाजार का एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू मॉडल बन जाता है। किशोर बियानी जी हर बार एक ही लाइन बोलते थे, रिटेल इज डिटेल। और बिग बाजार के डिटेलिंग के ये 3 पिलर थे। नंबर 1 है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाइंग, यानी कि जो ये सामान होता था ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदते थे, बीच का कोई मिडलमैन होता ही नहीं। इससे इनको जो कॉस्ट होती थी वो सस्ती पड़ जाती थी और इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता था। और दूसरा है रीजनल बाइंग ऑफिसेज। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इनका हर रीजन में अपना एक ऑफिस होता था जहां पर ये हर फेस्टिवल के हिसाब से, वहां के टैक्सेस के हिसाब से और वहां के लोगों के हिसाब से ये प्रोडक्ट को खरीदते थे। और इस हिसाब से इनको कभी कभी तो टैक्स कम पड़ता था, कभी फेस्टिवल्स की वजह से सस्ता मिल जाता था और कभी लोगों की डिमांड और सप्लाई की वजह से सस्ता मिल जाता था और इसी वजह से ये वहां भी प्रॉफिट कमाते थे। इनका जो रूल था वो बिल्कुल सिंपल था। मैं आपको वॉल्यूम के कंसेप्ट में नहीं फंसाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, सस्ता खरीदो और ज्यादा बेचो। अगर बिग बाजार को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो वो क्या होगी? मेरे हिसाब से वो होगी सबसे सस्ता। और इसके पीछे भी कुछ 3 पिलर्स। नंबर 1 है ELDP फ्रेमवर्क, यानी कि एवरीडे लो प्राइस। इसका मतलब यह है कि लोगों को डेली सेल्स का वेट नहीं करना पड़ेगा या फिर सेल वाले दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा। डेली वो लो प्राइस में सामान यहाँ से खरीद सकते हैं।
और नंबर सेकंड स्ट्रैटेजी थी जो मुझको सबसे स्मार्टली लगी, यानी कि लॉस लीडर स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको ये लॉस में या फिर लो मार्जिन में बेचते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स। इससे होता क्या है कि लोग उस लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट को खरीदने के चक्कर में दूसरा भी सामान ले जाते हैं और वहीं से ही इनको प्रॉफिट होता है, और इसे क्रॉस सेल और अपसेल भी बोलते हैं। और जो प्राइवेट लेबलिंग वाला पार्ट है तीसरा, उसमें क्या होता है, इनका 30 से 40% मार्जिन होता है, क्योंकि वो अपना खुद का ब्रांड होता है, तो पूरा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होता है। एक बिग बाजार स्टोर को चलाने का मतलब है अपना एक छोटा बिजनेस चलाना। देखिए, हम बिग बाजार के कुछ मेन एक्सपेंसेस को समझते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस होता है वो होता है रेंट, यानी कि प्राइम लोकेशन का हाई रेंट होता है। कभी तो 8 से 10% का रेवेन्यू सिर्फ रेंट में चला जाता है। नंबर सेकंड आता है मेन पावर, जो यहाँ पर सुपरवाइजर्स, स्टाफ, कैशियर्स होते हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है। 5 से 7% रेवेन्यू का वहां पर भी जाता है। और नंबर थर्ड आता है इन्वेंट्री कॉस्ट। अब सोचिए, इतना बड़ा स्टोर चला रहे हैं तो एक इन्वेंट्री या फिर एक गोदाम तो लगेगा ही लगेगा, तो उसका भी जो इंटरेस्ट प्लस स्टोरेज है वो भी एक अलग कॉस्ट बन जाता है। और नंबर फोर्थ है सप्लाई चेन। इनका फ्यूचर सप्लाई चेन जो डिपार्टमेंट है वो एक अलग से बनाया हुआ था, और वो बैकएंड में सारे सप्लाईज को देखता है। और नंबर फिफ्थ है श्रिंकेज। अगर आप एक छोटे रिटेलर हैं तो आप इस प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगे। अगर आप भी अपनी कोई किराना की शॉप चलाते हैं तो आपने देखा होगा जो कभी कभी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। अगर वो बहुत कम बिकते हैं तो वो वहीं खराब हो जाते हैं, या फिर बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जो डैमेज मिलते हैं और वो उसकी वजह से खराब हो जाते हैं। और इंडियन रिटेल में 1-2% लॉस यही होता है। स्टोर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चलता था, तो इसीलिए हर एक स्क्वायर फीट से रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया जाता। अब सवाल ये था कि बिग बाजार था जो एक्सपेंशन कैसे करता था, इसका स्टोर एग्जैक्टली कहां पर खोलना है ये कौन तय करता था और कैसे तय किया जाता था। बिग बाजार का एक्सपेंशन का जो असली रीजन था वो बियानी जी का एक गोल्डन रूल था, जहां पर जनता वहां पर बिग बाजार, जैसे कि बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर और मॉल्स के बीच के एंकर्स पर ये अपना स्टोर्स खोलते थे। और ये लोकेशन की काफी ज्यादा रिसर्च करते थे एक बिग बाजार का स्टोर खोलने से पहले। इनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि मास मार्केट और मास लोकेशन। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिग बाजार अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करता था, और ये चीज शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज को पूरा इंडिया जानता था। सबसे सस्ता दिन, वेडनेसडे बाजार और फेस्टिवल कॉम्बोज, ये सब तो आपने सुने ही होंगे, और आप भी जरूर सबसे सस्ते वाले दिन या फिर वेडनेसडे बाजार के दिन बिग बाजार में शॉपिंग करने जरूर गए होंगे। और यही एक चीज थी इनका एक मार्केटिंग टूल। अब ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि बिग बाजार था वो एक फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलता था, लेकिन नहीं, इसके जो ज्यादातर स्टोर्स होते थे ये खुद ही ओन करता था। तो इंडियन एफडीआई था वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था, इसीलिए बिग बाजार को खुद का पैसा खुद ही के स्टोर्स में यूज करना पड़ता था। बिग बाजार 3 नंबर्स पर चलता था। पहला होता था डेली फुटफॉल, यानी कि डेली कितने लोग आते जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। और नंबर सेकंड था बास्केट साइज, यानी कि एक आदमी एक बास्केट में कितना शॉपिंग करता है, यानी कि एक आदमी अपने खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए कितना सामान खरीदता है। और नंबर थर्ड था इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी कि कितना सामान इन्वेंट्री से उठ रहा है, यानी कि इन्वेंट्री कितनी जल्दी खत्म हो रही है और कितने का सामान इन्वेंट्री से जल्दी जल्दी बिक रहा है। जो इनके मार्जिन थे वो किराना प्रोडक्ट्स में तो होते थे 4 से 8%, और इनके जो खुद के प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स होते थे उनमें होते थे 30 से 40%, और जो अपैरल्स होते थे उनमें होते थे 25 से 35%।